एसएससी एमटीएस हवलदार का एग्जाम क्लियर करके जो लोग भी सरकारी नौकरी चाहते हैं इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। हर चीज समझा दूंगा, सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। बहुत सारे लोगों को एमटीएस और हवलदार में डिफरेंस भी नहीं पता होता। सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और जो स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगा उस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लेना। आपको एग्जाम क्रैक करने से कोई रोक नहीं पाएगा। एसएससी एमटीएस हवलदार का 2024 का एग्जाम होना है, तो ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि अगर आप इसी तरीके से पढ़ेंगे जैसे मैं बताऊंगा तो आपको एग्जाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक पाएगा और आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ 10th पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, लेकिन लाइटली मत लेना। ये मत सोचना कि 10th पास चाहिए तो सिर्फ 10th पास वाले लोग ही देते हैं। 12th पास वाले लोग भी देते हैं पेपर, ग्रेजुएशन वाले लोग भी देते हैं पेपर। यानी कि जो भी लोग चाहे सीपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे सीजीएल की, चाहे सीएचएसएल की, किसी भी सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे ना, ऑलमोस्ट सभी लोग एसएससी के सारे पेपर देते हैं। तो ढंग से पढ़ लेना जैसे मैं बताऊंगा। नए व्यूअर्स को बता देता हूँ, मेरा नाम निशांत कपूर है। मैं जीएसटी एंड कस्टम्स इंस्पेक्टर हूँ। अपने फर्स्ट अटेम्प्ट थे एसएससी सीजीएल के थ्रू, जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था उसी के थ्रू मैं लगा था और मुझे दिल्ली जोन मिला था। तो मुझसे ज़्यादा बेटर आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में कोई बता नहीं सकता जो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें समझाऊंगा और स्ट्रैटेजी बताऊंगा कैसे पढ़ाई करनी है। एसएससी एमटीएस हवलदार के बारे में अगर हर चीज़ जाननी हो, जॉब प्रोफाइल और सारी चीज़ें अगर डिटेल में जाननी हो तो मेरी ये वीडियो देख लेना। पहले ये वाली वीडियो देखो जो चल रही है, इस वीडियो को खत्म होने के बाद ये वीडियो देख लेना। इस वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एमटीएस हवलदार से रिगार्डिंग कोई भी डाउट रह नहीं जाएगा आपके मन में, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपका जो रिटन एग्जाम होगा उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 में मैथ्स और रीजनिंग आती है। मैथ्स और रीजनिंग दोनों में से ही 20-20 सवाल आते हैं और हर सवाल 3-3 नंबर का होता है, यानी कि 60 नंबर की मैथ्स और 60 नंबर की रीजनिंग। लेकिन जो सेशन 1 होता है मैथ्स और रीजनिंग, ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, इसके मार्क्स आपके मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। इसके बाद जो सेशन 2 होता है उसमें आपका जीके और इंग्लिश आती है। जीके और इंग्लिश दोनों में से 25-25 सवाल आते हैं, यानी कि 75 नंबर की इंग्लिश होगी और 75 नंबर की जीके होगी, क्योंकि हर सवाल 3 नंबर का है। तो टोटल जो मेरिट बनेगी वो जीके और इंग्लिश यानी कि 150 नंबर में से बनेगी। तो जो आपको आपकी रैंक मिलेगी, आपकी पोस्ट मिलेगी, वो इन 150 नंबर में से मिलेगी, इसी में से मेरिट बननी है। तो जैसे कि आप देख ही रहे हो कि मैथ्स और रीजनिंग क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट है, तो कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम समय देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ क्वालिफाई करना है, हमें मेरिट नहीं लानी है। मेरिट लानी है इंग्लिश और जीके में, तो ज्यादा समय उसको देंगे। तो देखो, एसएससी के जितने भी पेपर होते हैं ना, सभी पेपर के लिए रामबाण होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आपको एसएससी के एग्जाम्स क्रैक करने हैं कम समय में, लिमिटेड पढ़कर और ज्यादा मार्क्स लाने हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने हैं। तो ये किताब आप लोगों को ले लेनी है। मैं आपको किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये किरण पब्लिकेशन की किताब है। इसमें आपको टीसीएस बेस्ड सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है किताब। और किरण पब्लिकेशन ना बहुत पुराना और बहुत बड़े पब्लिकेशन है। मैं खुद भी अपनी जो प्रिपरेशन करता था, जो मैंने सीजीएल अपना क्रैक किया था फर्स्ट रैंक में, मैं खुद ऑलमोस्ट किरण पब्लिकेशन की किताबों से ही पढ़ा था। तो आप इस पर रिलाई कर सकते हो और आपको ढंग से पढ़ना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे। इसके साथ साथ अगर मैं सेक्शन वाइज बात करूं तो इंग्लिश के लिए आप नीतू सिंह मैडम की वॉल्यूम 1 भी ले लेना। देखो, वैसे तो ये किताब सीजीएल के लिए रिकमेंडेड रहती है अगर आप सीजीएल सीपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन देखो अगर आप ये पेपर दे रहे हो तो कल को फ्यूचर में आप सीजीएल सीपीओ की भी तैयारी करोगे, मैं मानकर चल रहा हूँ। तो इसके साथ साथ आपकी वो तैयारी भी हो जाएगी। और इंग्लिश तो ना ऑलमोस्ट हर पेपर के लिए सेम ही रहती है, चाहे आप किसी भी लेवल का पेपर दे रहे हो। और मैथ्स और रीजनिंग को थोड़ा सा कम टाइम देना है, इंग्लिश और जीके को ज्यादा टाइम देना है। जीके में करंट अफेयर्स भी पढ़ लेना। करंट अफेयर्स के लिए आप यूट्यूब चैनल रेफर कर लेना, किसी का भी यूट्यूब पर वीडियोस देख लेना। उसमें 6 मंथली वाली वीडियोस देख लेना, जिसमें एक ही वीडियो में 6-6 महीने के करंट अफेयर्स करवाए जाते हैं। और जो एग्जाम डेट है, एग्जाम डेट से लगभग 1 से 1.5 साल पीछे के सारे करंट अफेयर्स कवर कर लेना। देखो, रिटर्न एग्जाम के बाद आप लोगों का डीवी फिजिकल मेडिकल होता है। तो डीवी फिजिकल मेडिकल, इसमें क्या क्या चीजें होती है, इन सबको डिटेल में डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम एमटीएस और हवलदार के बारे में समझ लेते हैं। देखो, एसएससी एमटीएस हवलदार से जो आप लगोगे ना, आप या तो एमटीएस लगोगे या हवलदार लगोगे। अगर आप हवलदार लगते हो तो 2 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में लग सकते हो। एक तो सीबीएन डिपार्टमेंट में, यानी कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में, और दूसरा जीएसटी एंड कस्टम्स डिपार्टमेंट में, यानी कि सीबीआईसी डिपार्टमेंट में। तो सीबीएन के लिए एज लिमिट होती है 18 से 25 साल और सीबीआईसी के लिए एज लिमिट होती है 18 से 27 साल। देखो, कहने को ये 10th पास जॉब है सिर्फ, लेकिन जैसा कि मैंने बताया 12th पास और ग्रेजुएशन वाले लोग भी इसका पेपर देते हैं। और अंडररेटेड जॉब है, अच्छी नौकरी है, अच्छी सैलरी है, वर्कलोड बहुत कम रहता है। यानी कि साथ साथ किसी और एग्जाम की भी अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो आपको ऑफिस के बाद समय मिल जाएगा पढ़ाई करने का। ऑफिस आवर्स के बाद फ्री यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। सैटरडे संडे आपकी छुट्टी है, गस्टेड हॉलीडे आपकी छुट्टी है, यूनिफॉर्म पोस्ट है, खाकी वर्दी मिलेगी। खाकी वर्दी एमटीएस को नहीं मिलेगी, खाकी वर्दी मिलती है हवलदार को। तो भाई एमटीएस और हवलदार में फर्क क्या है? देखो, एमटीएस होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। अगर आप ऑफिशियली देखेंगे कि एमटीएस का क्या क्या काम रहता है तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आज की डेट में एक्चुअल में ऑलमोस्ट जितने भी डिपार्टमेंट्स में एमटीएस हैं, मोस्टली सभी को ना एक किस्म से कंप्यूटर में जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम होता है उस टाइप का काम करवाया जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप थ्योरेटिकली बात करें, आप काम देखेगी क्या काम है, तो भाई काम तो बहुत सारी चीजें डिफाइंड है, आप पढ़ लेना।
तो मजबूरी में हो सकता है कि कभी वो काम भी करने पड़े, लेकिन जनरली पानी पिलाने के लिए और उन सब चीज़ों के लिए जनरली ना आजकल डेली वेजर्स होते हैं, थर्ड पार्टी मतलब उनको रखा गया होता है उन सब काम के लिए, तो मोस्टली एमटीएस को भी कंप्यूटर का डाटा एंट्री ऑपरेटर की तरह काम करवाया जाता है। और हवलदार को मोस्टली जैसे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके यहाँ डिप्यूट किया गया उनको असिस्ट करने के लिए, या कुछ भी काम है, या ऑफिस की बिल्डिंग में अगर मान लो ऑफिस के गार्ड की ड्यूटी लगानी है, जैसे जो कंट्रोल रूम है वहाँ ड्यूटी लगानी है, या बिल्डिंग में ड्यूटी लगानी है, या कभी सर्च पर जाना है वहाँ लेकर जाना है रेकी के लिए, या किसी भी रीज़न के लिए, मतलब कुछ भी आपको ऐसा काम करवाना है, तो वो सारे काम होते हैं। बाकी डिटेल में मैंने आपको वीडियो बताई थी, वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि ये वीडियो देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, उसमें आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझ आ जाएंगी। आगे टाइम टेबल और सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार मेडिकल और फिजिकल की बात कर लेते हैं। देखो फिजिकल और मेडिकल दोनों ही बहुत बेसिक होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। तो मेल्स के लिए अगर बात करूँ तो मिनिमम हाइट चाहिए होती है 157.5 सेंटीमीटर और मिनिमम चेस्ट चाहिए होती है 76 सेंटीमीटर। फीमेल्स के लिए मिनिमम हाइट चाहिए होती है 152 सेंटीमीटर और मिनिमम वेट चाहिए होता है 48 kg। इससे ज़्यादा वेट हो सकता है, इससे ज़्यादा हाइट हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो आपकी रनिंग साइकिलिंग ये सब होती है, मेल्स को 1600 मीटर वॉक करना होता है 15 मिनट में और 8 किलोमीटर साइकिलिंग करनी होती है 30 मिनट में। फीमेल्स को 1 किलोमीटर वॉक करना होता है 20 मिनट में और 3 किलोमीटर साइकिलिंग करनी होती है 25 मिनट में। फ्लैट फुट, नॉक नीज या स्पेक्टिकल्स, इन सबसे कोई इशू नहीं है, बस स्पेक्टिकल्स लगने के बाद भी आपको क्लियर दिखना चाहिए, यानी कि विद और विदाउट स्पेक्स आपकी जो विजन है वो 6/6 इन वन आई एंड 6/9 इन अनदर आई होनी चाहिए, यानी कि चश्मा लगाकर क्लियर दिखना चाहिए, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस से प्रॉब्लम है तो ये चीज़ आप देख लेना कि आप कलर ब्लाइंड नहीं है। इसके बाद जो मेडिकल होता है, मेडिकल तो वैसे जोन टू जोन वेरी भी हो जाता है। किसी किसी जोन में ऐसा होता है कि आपको एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल बताया जाता है कि उसी हॉस्पिटल में जाकर आपको आपका मेडिकल करवाना है, वहाँ अपॉइंटमेंट लेना है, फिर मेडिकल करवाना है। या किसी जोन में ये भी हो सकता है कि आपको जो आपका डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल है वहाँ के सीएमओ से आपको अपना मेडिकल करवा लेना है। तो ये चीज़ें वेरी हो सकती है जोन टू जोन, लेकिन कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा मतलब आर्मी जैसा नहीं होता, बहुत ज़्यादा मुश्किल, बिल्कुल बेसिक टेस्ट होते हैं। आपको कोई ऐसी एज सच कोई मेजर बीमारी नहीं होनी चाहिए, आप नॉर्मल एक फिट, जैसे एक नॉर्मल फिट इंसान होता है वैसे आप होने चाहिए, कुछ भी ऐसी मेजर इशू या कोई मेजर बीमारी ना हो। जो आप लोगों की इनिशियल सैलरी रहती है, जितने भी कंपोनेंट्स है, अगर मैं सभी कंपोनेंट्स को मिला दूं तो इनिशियल सैलरी लगभग आपकी 35,000 के आसपास रहती है, जो कि एक अच्छी सैलरी है। देखो 10th पास के बाद आपको सरकारी नौकरी मिल रही है, खाकी वर्दी मिल रही है, वर्कलोड बहुत कम है, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। आगे अगर आप पढ़ना चाहो किसी और नौकरी के लिए तो पढ़ सकते हो। तो भाई 35,000 सैलरी कम नहीं है, अच्छी सैलरी है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि कम है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सारे फैक्टर्स को कंसीडर करो तो बहुत अच्छी सैलरी है। अब अगर टाइम टेबल की बात करें, बाकी सारी चीज़ें तो डिस्कस कर ही ली है, तो टाइम टेबल भाई देखो, अगर आप लोग दिन के 6 घंटे पढ़ लोगे ना तो मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है। अगर आप दिन के 6 घंटे ढंग से पढ़ लेते हो 6 महीने तक, तो आप इजीली इस पेपर को क्रैक कर सकते हो, क्योंकि मेन तो आपको इंग्लिश और जीके पढ़ना है, मैथ्स और रीजनिंग तो सिर्फ क्वालिफाई करना है, तो उतने लेवल तक ही पढ़ना है, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप लोग पढ़ते रहो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आप लोग ज्यादा फोकस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं एसएससी के सारे पेपर के लिए। कोई भी डाउट हो मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ लो, वीडियो अच्छी लगे तो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।